टेनिस एल्बो को मेडिकल लैंग्वेज में लैटरल एपिकोंडिलाइटिस भी कहा जाता है। ये टेनिस एल्बो होता क्या है, क्यों होता है और उसके लिए इलाज क्या होता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसे आप अंत तक जरूर देखिए ताकि आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर किरण शेट्टी, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फाउंडर डायरेक्टर स्पाइनोलॉजी क्लिनिक पुणे। आज मैं आप सबके साथ कोहनी का दर्द यानी कि एल्बो पेन के बारे में बात करूंगा। इसमें एल्बो में एक टेनिस एल्बो यानी कि कोहनी में बाहरी हिस्से में जो दर्द होता है उस दर्द के बारे में आज हम बात करेंगे। टेनिस एल्बो ये एक कॉमनली दिखाई गया प्रॉब्लम है। ये यूजुअली जो रैकेट स्पोर्ट्स खेलते हैं जैसे बैडमिंटन है, लॉन्ग टेनिस है, उन स्पोर्ट्समैन में या उन लोगों में ज्यादा दिखता है, परंतु ये कॉमन हाउस होल्ड वर्क करने वाले या कारपेंटर्स, पेंटर्स और जो भी लोग जैसे स्क्रू ड्राइविंग मूवमेंट होती है, जो भी लोग अपने रिस्ट और एल्बो का रिपीटेड मूवमेंट करते हैं, रिपीटेड फॉर द सेम टास्क, उन लोगों में दिखाई देता है। अभी हम देखते हैं कि एल्बो की इन शॉर्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्बो का एनाटॉमी क्या होता है। एल्बो ये एक साइनोवियल जॉइंट है जहां पे आर्म में एक बोन होता है जिसे ह्यूमरस कहते हैं और फोर आर्म में दो बोन्स होते हैं, दो हड्डियां होती है जिन्हें एक रेडियस और एक अल्ना कहा जाता है। फोर आर्म के बोन और या दो बोन्स, दो हड्डियां और आर्म का एक हड्डी, ये दोनों एक दूसरे के साथ साइनोवियल जॉइंट की तरह जुड़ जाते हैं। ये हिंज टाइप का जॉइंट होता है। इस जॉइंट में आप देखोगे तो एक ये मूवमेंट पॉसिबल होती है जिसे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन बोला जाता है, और दूसरी मेन मूवमेंट होती है इसमें सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन। जैसे आप ये हाथ ऐसे मूव करते हैं, जहां पे भी आपको स्क्रूइंग मूवमेंट आती है या फिर आपको किसी बॉटल का ढक्कन खोलना है, तो ये जो मूवमेंट आती है इसमें सुपाइनेशन प्रोनेशन। यहाँ पे फोरआर्म के जो मसल्स है वो एल्बो के यहाँ से निकल के ओरिजिन होके आगे जाते हैं। सो जैसे कि रिस्ट का जो मैं एक्सटेंशन कर रहा हूँ, रिस्ट को ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये जो मसल्स है इसे एक्सटेंसर कहा जाता है, और जहां मैं नीचे जा रहा हूँ इसे फ्लेक्सर मसल्स कहा जाता है जो फोरआर्म में नीचे से जाते हैं। जो एक्सटेंसर ग्रुप है वो लैटरल साइड में जाके एल्बो में इंसर्ट होते हैं। आप अपने एल्बो को हाथ लगाओगे तो आपको यहाँ पे एक बोनी प्रोमिनेंस दिखेगा, इसे लैटरल एपिकोंडाइल बोला जाता है, और अंदर की तरफ जो होता है उसे मीडियल एपिकोंडाइल बोला जाता है। ये लैटरल एपिकोंडाइल में ये जो एक्सटेंसर मसल्स है वो आके इंसर्ट होते हैं या ओरिजिन होता है उनका, आप ये कह सकते हो। यहाँ से मसल्स का टेंडन बनता है और फिर वहां पे इंसर्ट होते हैं। तो जब भी ये मसल्स की ज्यादा एक्टिविटी होती है, रिपीटेड मोशंस होते हैं, तब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन बनके ये प्रॉब्लम चालू हो जाती है। और इसमें सबसे कॉमन जो टेंडन होता है वो ECRB, एक्सटेंसर रेडियलिस कार्पी ब्रेविस, ये जो मसल है वो स्पेसिफिकली उसके टेंडन में ज्यादा माइक्रो टियर्स होके इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। अभी आप इसका रीजन देखोगे तो ऑफ कोर्स ये रिपीटेटिव मूवमेंट्स एंड विद वीक मसल्स ये होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसमें ये भी पाया गया है कि जिनके शोल्डर मसल्स ज्यादा वीक है जैसे रोटेटर कफ, उनमें भी लैटरल एपिकोंडाइलिटिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रिवर्स आल्सो ट्रू, जिनको लैटरल एपिकोंडाइलिटिस या एल्बो मसल्स या फोरआर्म मसल्स वीक है उनको भी शोल्डर में ज्यादा तनाव आके शोल्डर प्रॉब्लम्स हो सकती है। यहाँ पे जैसे मसल्स का रिपीटेड मूवमेंट होता है, रिपीटेड एक्टिविटी होती है, तो वहां पे माइक्रो टेयर हो जाते हैं। माइक्रो टेयर को हील करने के लिए बॉडी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करती है, और वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से वहां पे सूजन आना, स्वेलिंग आना ये चालू होता है। अगेन रिपीटेटिव मूवमेंट यदि चालू रखी, उसको हील होने नहीं दिया है, तो वापस वो मूवमेंट टेयर्स बढ़ जाते हैं, और ऐसे रिपीटेड इन्फ्लेमेशन एंड टेयर्स, इन्फ्लेमेशन एंड टेयर्स, इसकी वजह से यहाँ पे फिर टेनिस एल्बो या लैटरल एपिकोंडाइलिटिस की प्रॉब्लम चालू होती है। कॉमनली यहाँ पे जो भी रिस्ट मूवमेंट्स है आप करने जाते हैं तब यहाँ पे दर्द आना चालू हो जाता है, या फिर बहुत से पेशेंट्स एल्बो में पेन होता है, कोई भी एल्बो की मूवमेंट करो पेन होता है। रेयरली एक्यूट करके प्रेजेंट होता है, बहुत बार क्रॉनिक जैसे 2-3 महीने से चल रहा है दर्द ऐसे प्रेजेंट होता है। जो जिम में कोई एक्टिविटीज करते हैं स्पेशली रिस्ट एक्सटेंशन या फ्लेक्शन, या फिर एल्बो के जो बाइसेप्स के कर्ल्स वगैरह करते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम बहुत मंदी दिखाई देती है, बिकॉज वहां पे
एल्बो एक्सटेंसर या लैटरल एपिकोंडाइल पे इसका तनाव ज्यादा आता है। सो यूजुअली एल्बो पेन जो कि स्पेशली विद एक्टिविटीज बढ़ता है। जब भी आप डॉक्टर के पास आओगे, एल्बो पेन है और लेट्स से 1-2 हफ्ते से भी ये कंटिन्यू हो रहा है, बढ़ रहा है, स्पेशली विद रिस्क मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज, तो डॉक्टर्स उसे पहले क्लिनिकली एग्जामिन किया जाता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ हिस्ट्री डिटेल में ली जाती है, जैसे कि कोई गिर गए थे या आपका काम किस तरीके का है, रिपीटेटिव एक्शन मूवमेंट्स है क्या, या कोई इंजरी हुई थी, इसके साथ साथ कोई आर्थराइटिस है आपको या कोई नर्व इंजरी हुई है, ये भी कोई रिलेटेड इश्यूज होते हैं जिन्हें ढूंढना जरूरी होता है। क्लिनिकली ऑफकोर्स यहाँ पे जेंटली थोड़ा प्रेशर देंगे आप, यहाँ पे जो ऊनी बग मैंने लैटरल एपिकोंडाइल आपको बताया हुआ है, तो वहाँ पे टेंडरनेस होगा, दर्द होगा। ये जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है तो दर्द काफी जोरदार होता है, या फिर यहाँ पे टेंडरनेस या थोड़ा सा दर्द हल्का होगा। फिर कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे रिस्ट मूवमेंट्स में कैसे दर्द है, ये टेस्ट करने के बाद इसे डायग्नोस किया जाता है क्लिनिकली। इफ रिक्वायर्ड इसका एक्सरे किया जाता है और अदर इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं टू रूल आउट सम एसोसिएटेड अदर कंडीशंस और सम अदर रीजन फॉर द सिमिलर पेन। फॉर एग्जांपल एक्सरे हमें दिखा सकता है यहाँ पे आर्थराइटिस है कि नहीं एल्बो का, या कोई बोनी इंजरी है या बोनी प्रॉब्लम है, वहाँ पे हड्डी में कोई इश्यू है कि नहीं। एमआरआई स्कैन्स किए जाते हैं, जैसे कि कोई मसल टेयर है, लिगामेंट टेयर है, वो ढूंढने के लिए या वो देखने के लिए। इसी के साथ साथ कार्टिलेज इंजरी या कार्टिलेज डिफेक्ट्स होते हैं, वो भी दर्द करते हैं, तो वो भी देखना होता है। कभी कभी ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी ये भी टेस्ट किया जाता है, क्योंकि कभी कभी नर्व इंजरी होती है और नर्व इंजरी की वजह से भी ये दर्द और जो फोरआर्म तक चलता है, यहाँ पे आगे भी चला आता है, दर्द बढ़ जाता है, तब वो नर्व इंजरी के भी रूल आउट करना जरूरी होता है। सो इस तरीके से जरूरी है वो टेस्ट किए जाते हैं। इमेजिंग स्टडीज है, उसके साथ साथ कोई ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस या अदर एसोसिएटेड डेफिशिएंसीज, विटामिन डेफिशिएंसीज रूल आउट करने के लिए। ये सब जब टेस्ट तैयार होते हैं तो उसका डायग्नोसिस होने के बाद उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। अभी इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? सो यूजुअली ये 30 to 50 एज ग्रुप में कॉमनली दिखाया जाता है। ऑफ कोर्स जो रैकेट स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे मैंने कहा बैडमिंटन या टेबल टेनिस, इस टाइप की जो स्पोर्ट्स हैं, उन लोगों में ये ज्यादा दिखाई देता है। इसी के साथ साथ ऑफ कोर्स हाउस वर्कर्स जो घर में काम करते हैं, जो कि कारपेंटर्स है या पेंटर्स है, जो भी हैंड की रिपीटेटिव स्विंग मूवमेंट्स इनकी होती है, उन लोगों में भी ये दर्द कॉमन है। सो ये सारे रिस्क फैक्टर्स है। ऑफ कोर्स एसोसिएटेड विटामिन डेफिशिएंसीज है या कोई आर्थराइटिस है, इससे ये प्रॉब्लम बढ़ने की, फिजियोपैथीज हम जिसे बोलते हैं, ये बढ़ने के चांसेस होते हैं। सो एक बार हम सारे उसके एसोसिएटेड फैक्टर्स को भी ट्रीट करना चालू कर देते हैं, और उसी के साथ इसे पहला ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट के बदौलत देखा जाए तो पहला ट्रीटमेंट है उसे रेस्ट देना। कोई भी एक्टिविटी से जो तकलीफ बढ़ रही है उसे रेस्ट दे, इमीडिएटली वो जो स्पोर्ट्स है या फिर जो एक्टिविटी है उसे भूल, ताकि इन्फ्लेमेशन इमीडिएटली कम हो, बॉडी खुद को हील करने की कोशिश करे। एक बार उसे रेस्ट दिया तो उसके साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस चालू किए जाते हैं, ताकि इन्फ्लेमेशन और कम होने के लिए। देन हम उसे ब्रेस सजेस्ट करते हैं, जो कि टेनिस एल्बो ब्रेस जिसे बोलते हैं, जो अपना फोरआर्म है जहाँ पे एक्सटेंसर मसल्स है, वहाँ पे उनको सपोर्ट करने के लिए ब्रेस यूज किया जाता है। इसका पर्पस यही होता है कि ये मसल्स को रेस्ट या सपोर्ट दे दो, ताकि टेनिस एल्बो या लैटरल एपिकोंडाइल पे जहाँ पे ये टेंडन्स इंसर्ट हुए हैं, वहाँ पे तनाव ना बने, जो भी हम छोटी मोटी देखिए एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें, तो टेनिस एल्बो का ब्रेस यूज किया जाता है। इसी के साथ हम जरूरत के हिसाब से फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी भी दे सकते हैं। इसमें फिजियोथेरेपी मशीन्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, जो कि अगेन इन्फ्लेमेशन कम करता है। देन देयर आर सम मोबिलाइजेशन टेक्निक्स, जैसे कि टेंडन को थोड़ा मोबिलाइज करके वहाँ पे उसका जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा चेंज करके वापस स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें। देन कभी कभी इसे टेपिंग टेक्निक्स यूज की जाती है, स्पेशली दोज हु आर इन्वॉल्वड इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। अगेन द पर्पस ऑफ दिस इज टू चेंज द डायरेक्शन, जो डायरेक्शन से फोर्स जा रहा है वो मसल, वो टेंडन और बोन के जंक्शन के ऊपर, उसे चेंज किया जाए। ये एक बेसिक ट्रीटमेंट के साथ आप घर पे आइस फर्मेंटेशन कर सकते हैं। उसका एक पर्पस यही है कि वहाँ के इन्फ्लेमेशन कम करे, सूजन जो आई है वो कम करे। ये सब करते हुए जब भी रिलीफ नहीं आता है एंड वी सी दैट पेशेंट्स आर स्टिल सफरिंग, तो हमें वहाँ पे एक लोकल स्टेरॉइड इंजेक्शन, ये एक ट्रीटमेंट हम सजेस्ट करते हैं।
और उससे ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट्स विल गेट बेटर। रेयरली ये इंजेक्शन रिपीट करने की जरूरत पड़ती है, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स विल गेट गुड रिलीफ, क्योंकि वो लोकल जो स्टेरॉइड दिया जाता है उसका एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट काफी अच्छी तरह से एक्ट करता है। अभी हम रिसेंटली वी आर आल्सो डूइंग सम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शंस, जहां पे आपके खुद का खून निकाल के ब्लड निकाल के उसमें से प्लेटलेट्स ये और ग्रोथ फैक्टर्स उनको इकट्ठा किया जाता है, उनको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेके आते हैं और उसे वहां पे लोकली इंजेक्ट किया जाता है। ये बायोलॉजिकल हीलिंग मेथड होती है, जहां पे टेंडन को इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस और उसके बाद हीलिंग, सेल्फ हीलिंग के लिए हेल्प की जाती है। स्पेशली स्पोर्ट्स पीपल में हम ये ज्यादा करके यूज करते हैं। ऑफ कोर्स इसके भी 2 या 3 सिटिंग्स लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन एंड द पेशेंट प्रोफाइल ये ट्रीटमेंट सुझाव किया जाता है। यूजुअली विदाउट सर्जरी मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। ऑफ कोर्स आपको बाद में कुछ एक्सरसाइज दिए जाएंगे स्ट्रेंथनिंग के और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस दिए जाएंगे, वो फॉलो करना जरूरी होता है। सो ये है टेनिस एल्बो के बारे में आपको जो एक शॉर्ट मुझे इंफॉर्मेशन देनी थी, ये वीडियो मैंने बता दी है। फिर भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी शक है तो आप हमें